नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार इस समय विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अक्टूबर में 11 नागरिकों की हत्या हुई है कश्मीर घाटी में। एक के बाद एक मुठभेड़ में बलिदान हुए हैं 9 जवान, और इसके मद्देनजर विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि सरकार की कश्मीर की नीति या तो है ही नहीं, अगर है तो वो पूरी तरह से नाकाम है। इसीलिए आज दंगल में कश्मीर को लेकर बढ़ गई सरकार की चुनौतियों पर सीधी बहस करेंगे। मुद्दे पर आते हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मोहित भान पीडीपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीर कोर के कमांडर रह चुके हैं और जम्मू और कश्मीर में अलग अलग इलाकों में तैनात रह चुके हैं, जमीनी स्थिति के बारे में भली भांति वाकिफ है। उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आज कटघरे में आपकी सरकार है। विपक्ष ये कह रहा है डीमोनेटाइजेशन के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्यों पनप रहा है आतंकवाद? कहां विफल रही है सरकार की कश्मीर नीति, या है ही नहीं? गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी होगी, आज का भी जो आपका पैनल है उसमें 3 ऐसे राजनीतिक गेस्ट हैं जो ये चुनौती देते थे कि एक जो अस्थाई प्रोविजन है अनुच्छेद 370, ये हटा के दिखाओ। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई और वो टेम्पररी प्रोविजन हटा के दिखाया। आज भारत अपनी मजबूती कश्मीर में और हमारी वीर सेना दिखा रही है। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है, पिछले 9 मुठभेड़ में 15 आतंकवादी ढेर किए हमारी वीर सेना। यह भी सच है कि गृह मंत्री ने बैठक करी है और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो ठोस होंगे, वो सेना को एक खुला हाथ देंगे। तीसरी बात, ये आर पार की लड़ाई है गौरव जी। आर पार की लड़ाई में भारत की विजय होगी और ये जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान और जो आतंकवादी संगठन है, ये जानते हैं कि ये हारने वाले हैं, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। आपने एक प्रश्न किया, मैं कुछ आंकड़ों से बता दूं जल्दी से दर्शकों के। आपने कहा क्या बदला अनुच्छेद 370 हटने के बाद, और ये आंकड़े हैं। जो पत्थर मारे जाते थे हमारी वीर सेना में, उसमें करीब 95% की कमी आई। जो आतंकवादी हमले होते थे उसमें 63% की कमी आई। और एक भी जवान शहादत देता है तो पीड़ा हम सबको होती है, ये बात सही है। लेकिन जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसमें भी 35% की कमी आई। चरण सिंह सापरा उत्तर दीजिए। चरण सिंह सापरा एक लाइन और बोल। चरण सिंह सापरा, 2020 में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये निर्णायक आर पार की लड़ाई है, जीत भारत की होगी और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। क्या विपक्ष इस बात से सहमत है? क्योंकि ये आंकड़े दे रहे हैं कि आतंकवाद में कमी आई है, ऐसा सरकार का दावा है। देखिए, बिल्कुल हमारी सेना की और हमारे जो पुलिस बल है उनकी जीत होगी, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 8 दिनों से कश्मीर की पहाड़ियों में गोलियों की गूंज हमें सुनाई दे रही है। और वस्तुस्थिति ये है कि एक तरफ हमारी सेना बहादुरी से मुंहतोड़ जवाब दे रही है और दूसरी तरफ हम देखें तो पिछले 8 महीने में हमारे करीबन 30 सिविलियन की मौत हुई है और करीबन 14 जो है हमारे सेना के सुरक्षा बल के लोग या फिर हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये वस्तुस्थिति बनी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल गिरा है। पाकिस्तान ने, आईएसआई ने और आतंकियों ने नई रणनीति बनाई है, लेकिन ये वही पुराना नया कश्मीर का जुमला लेकर के चल रहे हैं। इन्हें नई रणनीति बनानी नहीं आई, इसलिए ये सारा दृश्य जो हम देख रहे हैं। आतंक नीति के अंदर कहीं ना कहीं छेद है, आतंक नीति दुर्बल है, आतंक नीति कमजोर है। इसीलिए ये सारा दृश्य जो है वो भारत में नजर आ रहा है। आज पूरे देश के अंदर
गुस्से का और गम का माहौल है और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर में आतंकी घटना क्यों बढ़ी, घुसपैठ क्यों बढ़ी, वहां पर असला क्यों ज्यादा आ रहा है, होम ग्राउंड मिलिटेंसी क्यों बढ़ी है, वहां पर रेडिकलाइजेशन क्यों बढ़ी है। ये तमाम सारे सवालों का उत्तर गली से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, होम ग्राउंड मिलिटेंसी बढ़ी है, इसीलिए ये वारदातें जम्मू और कश्मीर से भी नेताओं को लाऊंगा और एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव के लिए जनरल हसनैन के पास भी चलेंगे, लेकिन गौरव भाटिया जल्दी से उत्तर दीजिए। गौरव जी देखिए, आतंक नीति में छेद नहीं है, छेद तो विपक्ष की जो राजनीतिक दल है उनकी नीयत में है। और मैं बताऊं आपको, ये वास्तुस्थिति कर रहे हैं। देखिए इनका दोगला रवैया। जब अनुच्छेद 370 हटा तो ये पाकिस्तान का डोजियर है, यूनाइटेड नेशन में दिया गया। इसमें वक्तव्य किसका था? राहुल गांधी का। जब पुलवामा हमला हुआ तो रणदीप सुरजेवाला इनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने आके कहा ये होम ग्रोन टेररिज्म है। पाकिस्तान को क्लीन चिट थी जो इमरान खान ने माना कि पुलवामा उसने कराया था। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो इन्होंने प्रूफ मांगा। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ वहां पे। गौरव जी मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा जी। तो इसीलिए आज जो घर के सपोले हैं, जो भारत माता का दूध पीते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो यही कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी भारत को पहुंचाती है। और इसका उदाहरण मैं दे दूं, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, अभी एक सप्ताह पहले की बात है, उस ऑपरेशन के दौरान सुरजेवाला बयान कर रहे थे। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, क्या थोड़ा सब्र आप नहीं रख सकते? सर ये बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आप देश के विपक्षी दलों पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यहां दंगल पर, यहां आज तक में सपोले जैसे शब्द का इस्तेमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस के लिए ठीक, एक एक करके तीनों उत्तर दीजिए। लेकिन चरण सिंह सापरा जी सबसे पहले आप, और फिर इफ्राजान और फिर रोहित भान। सापरा जी जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए हिंदी में कहावत है, थोथा चना बाजे घना। गुणहीन होने के बाद भी ये अपने गुणों का दिखावा करने का प्रयास करते हैं। पहले ये उत्तर दें कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जब वहां पर शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की नरेंद्र मोदी की हाजिरी में, उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया, अलगावाद का धन्यवाद किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटेस्ट किया? आपने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया पठानकोट के अंदर, तब क्या सेना का मनोबल नहीं गिरा? आपने एक तरफा युद्ध विराम किया। एक तरफा युद्ध विराम होता है दो सेनाओं के बीच में, आपने भारत की सेना और आतंकियों के बीच में युद्ध विराम किया था। आप इसका उत्तर दीजिए कि मसरत आलम को आपकी सत्ता में क्यों छोड़ा गया? ये उत्तर दीजिए कि आसिया अंद्राबी की फोटो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर आपकी सत्ता के समय कैसे? लेकिन अभी के मुद्दे पर इफ्राजान उत्तर दीजिए। दो मुख्य बातें यहां पर आई हैं। सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ सपोले हैं यहां पर जो खाते यहां की है, गाते वहां की है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि रेडिकलाइजेशन बढ़ा है कश्मीर घाटी में। इफ्राजान उत्तर दीजिए। जी, पहली बात तो इन्होंने कहा कि यहाँ की जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं। मैं आपको, इनका तो सिर्फ आरोप है, मैं आंकड़ा एक दे देती हूँ। अभी हाल ही में एक बीजेपी के सीनियर लीडर को जम्मू और कश्मीर में अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अपने आप पे एक आतंकी हमला जो है वो फर्जी आतंकी हमला खुद ही करवाया था और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने कहा कि वो हर बीजेपी वर्कर जो जम्मू और कश्मीर में है उसकी एक प्रॉपर सीआईडी वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि उनके और ओजीडब्ल्यूएस के कनेक्शन बहुत सारे सामने आ रहे हैं और इन सभी वर्कर्स की इस टाइम पे आइडेंटिफिकेशन सीआईडी कर रहा है। तो कौन किसका खाता है ये सबको पता है जम्मू और कश्मीर में। जहां तक इनके वादों की बात थी कि एक बार 370 हटेगा तो धूल पारे नजर आएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो जम्मू और कश्मीर में अभी है वो 22% पे है। यही बेरोजगारी 2010 में 3% थी। ये डेवलपमेंट इन्होंने लाया। जब तक बिंद्रो जी की निंदनीय हत्या की गई तब तक 22 सिविलियंस को मौत के घाट उतारा गया था और जब वो 22 सिविलियंस मर रहे थे ये नया कश्मीर और नॉर्मलसी के तराने हर जगह गा रहे थे, जबकि हम बोल रहे थे ये क्या हो रहा है। लेकिन ये जो आरोप है ये आरोप बेहद गंभीर है। रेडिकल इस्लामिक टेरर, क्या ये रेडिकल इस्लामिक टेरर है
क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कट्टरवाद, जो धार्मिक कट्टरवाद है, वो पाकिस्तान आईएसआई की एक टेम्पलेट है, उसे अफगानिस्तान में भी लागू किया जा रहा है। जिस तरह से वो वहां पर शिया हजारों को मार रहे हैं और माइनॉरिटीज को मार रहे हैं, और वही चीज आईएसआई कश्मीर में भी कर रही है। मोहित भान, क्या इस समय स्थिति यह है कि कश्मीर के लोग आईएसआई के उस गेम प्लान में फंस रहे हैं? जो विरोध करेंगे। देखिए, कश्मीर में जो लोग मर रहे हैं, कश्मीर में सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं मर रहे हैं, बिल्कुल माइनॉरिटीज मर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कश्मीर में जब तक बिंद्रू जी की डेथ हुई तब तक 22 कश्मीरी मुसलमान भी मरे, मेरे जैसे लोग मरे। उनकी बातों से उनकी मौत हेडलाइन क्यों नहीं बनाती है? एक परवेज अहमद भी मरे, एक पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए जिनको अपनी पूरी फैमिली के साथ मारा गया। पिछले साल आकाश मेहरा जी को मारा गया, उनके बेटे जो छोटे से लड़के। अरे यही नहीं, कश्मीर में जिस तरह एक मस्जिद के आगे डीएसपी को पीट पीट कर मारा गया, वो भी हेडलाइन बनी। इफ्रा जान जी, ये आरोप मत लगाइए कि ये हेडलाइन नहीं मरती, ये हेडलाइन नहीं बनती। मस्जिद में नमाज पढ़ के डीएसपी निकल रहे थे और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनको पीट पीट कर मार डाला, ये भी हमने हेडलाइन बनाई थी। और वहां हम हेडलाइन बनाने से पहले धर्म नहीं देखते कि वो मस्जिद से निकल रहे थे और इसीलिए हेडलाइन ना बने। लेकिन मैं जनरल अता हसनैन को मैं इस समय आमंत्रित करना चाहता हूं। जनरल हसनैन, क्या इस बात में सच्चाई है कि कश्मीर नीति कहीं विफल हो रही है, चाहे वो सरकार की हो, सेना के ऑपरेशंस हो? इस समय ऐसी स्थिति क्यों कि 11 सिविलियन और 9 सेना के वीर रणबांकुरे मारे गए जम्मू और कश्मीर में? क्या आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में? बड़ी दिलचस्प बातें की हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स ने यहां पर। मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं 2 चीजें। नंबर 1 कि ये हम 30 साल से इस आतंकवाद को हम लड़ रहे हैं कश्मीर में, इसको भूलिए मत। ये कल या परसों से नहीं हो रहा है। हमने देखा है माइलस्टोन पे माइलस्टोन हमने देखे हैं। मैं वहां पिछले 30 साल से हूं। मैं वहां 2013 तक, जब तक मैं सर्विस में था, उसके बाद लगातार जाता रहता हूं क्योंकि मैं चांसलर हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। तो मैं याद दिला दूं लोगों को, सबको, कि जो भी पार्टी पक्ष में रही है या पावर में रही है, उसके नीचे उसकी नीति जो बनाई है वो भी उसके साथ भी यही हुआ है जैसा इस वक्त हो रहा है। चिट्टी सिंहपुरा के वक्त कौन था इंचार्ज? नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहां पर इंचार्ज कश्मीर के अंदर। इस तरह से वंडामा हुआ था, इसी तरह से नंदी मार्ग हुआ था, इस तरह से बहुत इस तरह के इश्यूज हुए हैं कश्मीर में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं हम, जो पाकिस्तान यहां खेल रहा है इस खेल को, ये एक बड़ा डायनेमिक अफेयर होता है। आज ऊपर कल नीचे, ये हर वक्त चलता रहता है। एक साल आप बहुत ऊपर गए, आपके आंकड़े बहुत बढ़ गए, तो अगले साल दिखा कि आपके रेशियो बिल्कुल गिर गए। आपको याद दिला दूं, मैं 2017 में हमारे आंकड़े ऐसे थे कि हर टेररिस्ट मारने के लिए हमने 1 जवान खोया था। ये दुनिया में ऐसा बुरा नहीं, आंकड़े कहीं नहीं हुए होंगे, मगर हम बाउंस बैक कर गए। उसके बाद हमने मारा 9 टेररिस्ट मारे और तब कोई जवान हमारा हलाक हुआ इसमें। तो ये सिचुएशन बड़ी डायनेमिक होती है। इसी तरह से इसको आप देखिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस के बाद 2 साल 2 महीने 3 महीने के अंदर हमने बहुत कुछ यहां पर अचीव किया था, स्टेबिलिटी अचीव की थी, क्योंकि वो नॉर्मलसी आ रही थी। उसी वजह से पाकिस्तान ने पूरी कोशिश दोबारा की। उसको मालूम था कि अफगानिस्तान अब ठंडा पड़ रहा है, अक्टूबर का महीना आ गया है, अगर जल्दबाजी अभी नहीं करेगा तो अगले साल मई तक उसका जो प्लान है वो सब पोस्टपोन करना पड़ेगा। और ट्रैक्शन पाकिस्तान धीरे धीरे लूज कर रहा था। यहां जरूरी था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज करे यहां। और आप देख लें, माइनॉरिटीज जो है सबसे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं, सबसे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं माइनॉरिटीज। साथ में उनके जो जवान छुट्टी पर होते हैं, जो पुलिस वाले छुट्टी पर होते हैं, वो सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को टारगेट करते हैं। और वही किया है यहां पर। तो आप कह रहे हैं कि 2019 यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थिति सुदृढ़ हुई, स्थिति मजबूत हुई, और इसीलिए आतंकवादी और पाकिस्तानी सबसे सॉफ्ट टारगेट को मार रहे हैं, यानी रेडी वाले, यानी दुकानदार, यानी माइनॉरिटीज। ऐसे में मोहित भान, क्या सभी दलों को एकजुट होकर पाक प्रायोजित आतंकवाद से नहीं निपटना चाहिए? ये जो कट्टरवाद है, क्या ये जम्मू और कश्मीर और देश को और नुकसान नहीं पहुंचा रहा है?
देखिए गौरव जी, हम मुद्दे से भटके ना, मैं आपको वापस मुद्दे पे ले आऊं। और जैसे हसनैन साहब ने बात की कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने एग्री किया यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है और इसके जो डायनामिक्स होते हैं ये कभी बदलते रहते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। जैसा कि ये सरकार दिखाती है कि हमारी चारों दिन मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी चढ़ाई होती जा रही है। मतलब अच्छा है कि जनरल साहब ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 30 साल से चल रहा है। 370 था तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट था, 370 आपने हटाया, उसके बाद ये बैड से वर्स, मतलब ये अगर खराब था तो बद से बदतर ही हो गया। आपका आकलन है, ये जनरल साहब ने नहीं कहा है। जनरल साहब ने कहा कि स्थिति में सुधार आया है। ये आपका आकलन है, अंदरूनी नीति है। एक सेकंड, नहीं, ये आपका आकलन है। मैं बस क्लैरिफाई कर दूं, जनरल साहब ने कहा कि स्थिति सुधरी है। जनरल साहब ने आपको बताया, आप जनरल साहब की बातों को ट्विस्ट नहीं कीजिए, ठीक है ना। हाँ, वो ब्रॉडकास्ट पर बैठे हैं भाई, नहीं है। उसके बाद हम बीजेपी की नीति ब्रॉडकास्ट पर बैठे हैं, खुद सुन लो। 1990 के अंदर जब, एक सेकेंड, 1990 के अंदर जब अरे आप साहब सुनिए, 1990 के अंदर जब मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुई, उस टाइम भी बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट सेंटर में वीपी सिंह गवर्नमेंट को था और इनकी इंटरनल पॉलिसी फेल्ड पॉलिसी थी। उस टाइम पे भी इनके पास कोई नीति नहीं थी और उस टाइम एक पलायन हुआ। उसके बाद 2021 में, आज 32 साल के बाद यहाँ पे रिवर्स एक और पलायन शुरू हो गया है। पहले कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके बाद 2010 के अंदर, एक सेकेंड, 2010 के अंदर कांग्रेस की और पीडीपी की सरकार के अंदर कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का एक मुहिम शुरू हुई। पीएम पैकेज के अंदर एम्प्लॉइज वापस आए। 2021 तक ऐसी नीतियां रही है बीजेपी की, जब से भी ये गवर्नमेंट में 8 साल में आए, कि ये दोबारा से रिवर्स माइग्रेशन कराने में कश्मीरी पंडितों को गौरव भाटिया के पास आऊंगा कि गौरव भाटिया इस बात का उत्तर दे। नीति वहां पे लेकिन साफ तौर से, क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे देश के कि नहीं थे जब आतंकवादियों को छोड़ा गया, जब आतंकवाद इस देश में बढ़ा? इसके बारे में भी जरूर उत्तर दीजिएगा। बीजेपी से भी उत्तर लेंगे। क्या बीजेपी सरकार मजबूती का दावा करती है, वो मजबूती जमीन पर कहां है? इस बीच रामदास अठावले ने जो कहा कि क्या पाकिस्तान के साथ ऐसी परिस्थिति में क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं। जम्मू और कश्मीर में आतंक से हाहाकार है, 11 नागरिक मारे गए हैं तो 9 सेना के सिपाही भी पुंछ राजौरी थाना मंडी के इलाके में शहीद हुए। और स्थिति ऐसी है कि इस समय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे खुद पीर पंजाल के दक्षिण के इलाके में है, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आतंक के नए नए संगठन पनपते जा रहे हैं। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम से, हरकत 313 नाम से, टीआरएफ नाम से। जनरल हसनैन, इन आतंकी संगठनों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो नए नए नाम उभर कर आ रहे हैं और जो सेना अध्यक्ष को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत पड़ी। शुक्रिया गौरव, ये बहुत अहम सवाल आपने जो पूछा है। ये देखिए, इसमें नोटिसेबल सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इस्लामियत की कोई भी जिक्र नहीं है। इसमें कोई लश्कर या जैश या मोहम्मद ऐसा कोई नाम कहीं नहीं है। खास तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि एफएटीएफ का इतना ज्यादा सर्वेलेंस पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना ज्यादा सर्वेलेंस पाकिस्तान के ऊपर हुआ है कि पाकिस्तान कोई चांस नहीं लेना चाहता। आईएसआई नहीं चाहता कि कोई किसी तरह के सैंक्शन उसके ऊपर इंपोज हो जाए। तो वो जो कुछ भी कर रहा है, उनको जिसको कहते हैं ऑब्फस्केट, अंग्रेजी में ऑब्फस्केट करने की कोशिश कर रहा है। तितर बितर इन लोगों को के आइडियाज, थॉट्स जो है उसको डाइवर्ट कर रहा है। इस तरह के ग्रैंड साउंडिंग नेम्स जो है इनको अपनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये एसेंशियली एक अम्ब्रेला टर्म्स है, एक शैडो टर्म्स है उन्हीं लोगों के लिए। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा होकर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के नेतृत्व में जो है ये लड़ रहे हैं। जनरल नरावने साहब क्यों गए हैं साउथ ऑफ पीर पंजाल, दक्षिण में? खासतौर पे जब 9 जवानों हमारे, अनफॉर्चुनेटली 9 जवान हमारे मारे गए हैं, इसमें जरूरी है कि जाकर इसका मुआयना किया जाए। अब इसकी वजह कुछ है, बहुत दिनों से इस इलाकों में ऑपरेशन नहीं हुए हैं जी। ये इलाका जो है वही है 2003 में, आपको याद होगा, जो हिल काका का इलाका था, यहां सर्प विनाश ऑपरेशन हुआ था, वही तकरीबन वही इलाका है। बहुत मुश्किल इलाका, जंगलात का इलाका, पहाड़ी इलाका, टूटा फूटा इलाका। खास तौर पे गुरिल्ला टाइप ऑपरेशंस, मिलिटेंट टाइप ऑपरेशंस के लिए यह खासियत रखता है। इसके अंदर जो सर्च कर रहा है वो हर वक्त डिसएडवांटेज पे रहेगा, जो बैठा है छुपा है वो एडवांटेज पे रहेगा। तो इसी वजह से इसके अंदर जिस तरह से छानबीन की जाती है
उसका मुआयना करने के लिए जो नरावने साहब गए हैं, कुछ एडवाइस देने के लिए भी गए हैं। मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा तरीका इस वक्त यह होगा कि वो इलाका जो सस्पेक्टेड इलाका है उसके ऊपर एक कॉर्डन लगाया जाए, कोई किसी तरह का दबाव फौज पे ना डाला जाए इस वक्त। लेकिन दबाव जो है देश पर दबाव इस समय जबरदस्त है, क्योंकि गौरव भाटिया जी सर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने ऐसा सीज फायर किया क्यों पाकिस्तान के साथ? आपने सीज फायर कर दिया, वो आतंकवादी भी भेज रहे हैं, ड्रोन से हथियार भी भेज रहे हैं, तो एक बार फिर क्या नीति गड़बड़ रही सरकार की? गौरव जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक विनती जरूर करूंगा। आपने 3 विपक्षी दल बुलाए हैं जो ऐसी आवाज बनते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। एक एक करके उनकी बात का उत्तर भी मैं दे पाऊं और सत्य को उजागर भी कर पाऊं, ये जरूर प्रयास रहेगा मेरा, अगर आप समय देंगे तो। अरे गौरव जी, पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधि हम नहीं बैठे हैं, पाकिस्तान के प्रतिनिधि आप बनकर यहाँ पे बैठे हैं। पाकिस्तान के यहाँ पे बिरयानियां खाने आप चले जाते हैं, ठीक है ना? आप यहाँ पे विपक्ष के पीछे छुपिए मत, विपक्ष के पीछे अपना जो काला चेहरा है, जो कालक आपके मुंह पे पोती गई है, जो विफलताएं आपके मुंह के ऊपर मंडी गई हुई है, विफलता है, वो आप विपक्ष के पीछे छुपाइए मत। सभ्यता के दायरे में मेरा निवेदन सभी से यही है, गौरव भाटिया जी अपना पक्ष रखिए, आप अपने फेलियर की बात कीजिए। गौरव भाटिया जी अपना पक्ष रखिए, मोहित भान जी उसके बाद में आप ही के पास आऊंगा, लेकिन एक एक करके देखिए, समय संक्षिप्त, जिनको ये भी समय सीमा है। गौरव भाटिया जी अपना पक्ष रखिए, फिर मोहित जी मैं आपके पास आऊंगा। केवल गौरव भाटिया जी। लद्दाख के अंदर चाइना घुसकर बैठा हुआ है। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इसमें काली पोशाक किसने पहन रखी है आप देख लीजिए। यासीन मलिक तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए और कहते हुए कि कश्मीर में ये नीति चलेगी। आज ये व्यक्ति जिसने इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मारा था, कहाँ है आपको पता है? जेल की सलाखों में है, चार्जशीटेड है, ये फर्क आया है। पीडीपी की बात पहले कर लेते हैं, क्यों इनको सपोला कहा जाता है? महबूबा मुफ्ती का बयान 3 दिन पहले का है, हमारी गोली से मरे तो ठीक, उनकी गोली से मरे तो गलत। मतलब हमारी वीर सेना की गोली की तुलना आतंकवादियों की गोली से करती है, और ये वही महबूबा मुफ्ती हैं और अभी जिन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 उठाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। अब ठीक कराइए प्लीज। गौरव, एक एक करके आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक की तस्वीर दिखाई, कांग्रेस उसका उत्तर देना चाहती है। सर एक एक करके लेते हैं, आपने एक पक्ष रखा, ठीक है। चरण सिंह सापरा जी उस बात का उत्तर दीजिए। केवल गौरव भाटिया, चरण सिंह सापरा। बिना बताए बिरयानी खाने पहुंच गए पाकिस्तान। अरे चुप देखिए, एक एक करके देखिए गौरव जी, मैंने इससे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम 10 प्रश्न पूछे। आपने एक प्रश्न उठाया, आपने एक पक्ष रखा, चरण सिंह साहब उसका उत्तर दे दे। शांत हो जाइए, इंतजार किया। गौरव भाटिया जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय शांत हो जाइए। मेरी बारी है, एक एक करके। गौरव जी मेरी बारी है, बस उस बात पर चरण सिंह साहब मेरी बारी है, एक एक करके। नहीं, मेरी बारी है, मैं उत्तर दे लूं, फिर आप उत्तर दे लेना। देखिए, मैंने इससे पहले गौरव जी मैंने आपसे 10 प्रश्न पूछे, वो उसका एक भी उत्तर आया नहीं है। चलिए इसका उत्तर दे दीजिए कि आपकी सत्ता के समय में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 10,000 पत्थरबाजों को 10,000 पत्थरबाजों के केस आपकी सरकार ने वापस लिए। गौरव जी ये बात नहीं है, गौरव जी इनको चुप कराइए, इनका फेडर डाउन कीजिए। गौरव जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, नहीं तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। गौरव सावंत जी मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, केवल आप चरण सिंह साहब बोलेंगे, ये भी उत्तर नहीं दिया जी। सुनिए गौरव भाटिया जी, शांति रखिए। मैंने 10 प्रश्न पहले पूछे, उसका उत्तर नहीं मिला। 11वां सुन लीजिए कि 10,000 पत्थरबाजों के केस आपने वापस लिए थे। मेजर आदित्य कुमार पर आपने केस किया था, इसलिए आपको सवाल पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि नवाज शरीफ के वहां पर
जन्मदिन पर बिन बुलाए मेहमान बन करके गए थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके गए थे, क्यों गए थे? और मात्र विपक्ष को गलियाने से अगर आतंकवाद खत्म होता है तो आप 100 बार गलियाइए विपक्ष को, मौजूदा परिस्थिति के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न तो यही उठता है कि सरकार और विपक्ष, जब पाक प्रायोजित आतंकवाद है उसमें सरकार और विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। रणनीति में जनरल हसनैन, क्या पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाता है कि यहां आतंक के मुद्दे पर भी 10 अलग आवाजें उठती हैं? जनरल हसनैन, क्योंकि आप सेना में रह चुके हैं, आप आतंकवाद से लड़ चुके हैं, क्या ये जो आवाजें हैं, क्या इसी का पाकिस्तान फायदा उठाता है? गौरव जी, बेशक ये तो सच बात है कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबका हक है कि वो बात उठाएं, बात करें जिस तरह से वो समझते हैं, चाहते हैं। मगर जहां नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आता है, मेरा तो हल्कत ये ओपिनियन रहा है कि हमको कोशिश करनी चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए कि कंसेंसस हो। अब आप एक वाक्य समझिए, जो 1994 में 22 फरवरी को जो रेजोल्यूशन हुआ था, जिसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि पूरा जम्मू और कश्मीर जो है, जो महाराजा हरि सिंह के नीचे था, वो जो है वो भारत का हिस्सा है। क्या जबरदस्त मैसेज था, क्या जबरदस्त कंसेंसस था। क्या उस तरह का कंसेंसस हम दोबारा नहीं ला सकते? मैं समझता हूं ये स्ट्रेटेजिकली अगर हम इस तरह का कंसेंसस ला पाए, हमारा हाथ, फौज का हाथ, सिक्योरिटी फोर्सेस का हाथ, इंटेलिजेंस का हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा। वो कंसेंसस है, वो कंसेंसस आज भी है। गौरव भाटिया जी, क्या संभव है? सारा विपक्ष आज भी एक आवाज में, सारा विपक्ष जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम सब, ये बिल्कुल हम सब खिलाफ हैं। मैं कुछ कहूंगा, जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी मंशा ऐसी नहीं है। ठीक, उनकी गौरव भाटिया जी उत्तर दीजिए। जनरल हसनैन ये कह रहे हैं, आपने जनरल हसनैन की बात सुनी कि आतंक के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट हो, संसद में इस तरह की आवाज उठे, तो क्या इस तरह का एक प्रस्ताव पाक प्रायोजित आतंकवाद पर इसकी आवश्यकता है कि पूरा देश एक स्वर में पाक प्रायोजित आतंकवाद और जो कट्टरवाद, जो टेरर का इकोसिस्टम बन रहा है इस देश में, उसको ध्वस्त किया जाए? गौरव भाटिया जी, देखिए, हसनैन जी ने जो बात कही है मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन अब जो मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या जो कश्मीर के जितने भी दल हैं उनके नेताओं से मुलाकात की या नहीं की? लेकिन आप उनके वक्तव्य सुनिए। उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं बुरहान वानी नहीं, ये उत्तर दीजिए कि पहले तो उनको शांत हो जाइए साफरा जी। आप तो चरण सिंह साफरा जी, जब आप बोल रहे थे मैंने गौरव भाटिया को समय नहीं बोलने दिया। अब आपसे निवेदन है गौरव भाटिया को बोलने दीजिए ताकि मैं मोहित भान और इफराज जान के पास भी जा पाऊं। जब मैं बोल रहा था केवल बोल रहे थे, मैंने उनको नहीं बोलने दिया। गौरव भाटिया जी, केवल गौरव भाटिया भी अपना पक्ष रखेगा, फिर इफराज जान में मोहित भान, केवल और कोई नहीं। गौरव भाटिया जी उत्तर दीजिए। बोल रहे थे अगर अभी केवल गौरव भाटिया जी क्या अलग स्क्रीन पे ले लेना, केवल चरण सिंह सभा भी रखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। चील का हुआ कहां से बुलाया? पाकिस्तान से गौरव भाटिया जी उत्तर दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बुरहान वानी एक हीरो है, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने, पूर्व सीएम। हम चीन से बात करेंगे, अनुच्छेद 370 पे फारूक अब्दुल्ला ने कहा है पूर्व सीएम है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है जो पूर्व सीएम है। महबूबा मुफ्ती कहती है तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, ये पूर्व सीएम है। ऐसी जहरीली सोच से आप क्या उम्मीद करते हैं? और आज एक बड़ा प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं। ये लोग बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है, सिख है, ईसाई है। आज इनको टारगेट किया जा रहा है। आज ये सभी विपक्षी दल तो है जो गिद्ध लखीमपुर दौड़ दौड़ के गए थे, उनसे एक ट्वीट नहीं हुआ जो हमारे जवान शहीद हुए थे कि उनके परिवारों का शोक और जो है इफरा जान जी साथ खड़े हो पाए। ठीक, इफरा जान इसका उत्तर देंगी। इफरा जान इसका उत्तर देंगी
एक स्वर में सभी भारतीय एक स्वर में पाक प्रायोजित आतंकवाद और कट्टरवाद और ये जो टेरर का इकोसिस्टम है उसके खिलाफ गौरव सावंत जी, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। उसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट खड़े होकर सबको एकजुट खड़ा होना है, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की जो है ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। दिस इज नॉट हाउ आई कैन स्पीक, यू नो। देखिए, बिल्कुल हर किसी को इसके खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो बेसिक जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। और बीजेपी जो है आज सेंटर में पिछले 7 साल से सरकार में है, जम्मू और कश्मीर में पिछले 7 साल से सरकार पे है। तो इफ्रा जान जो है वो अपने घर में बैठी है, लेकिन जो हमारे होम मिनिस्टर है, हमारे पुलिस कर्मी के बल जो इनके अंडर काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, बीजेपी के अंडर काम करती है, एक आतंकवादी है और उस पर सभी को एकजुट होकर मोहित भान बोलने की आवश्यकता है। अगर कोई आतंकवादी है, किसी ने अगर आम आदमी को मारने के लिए, नागरिकों को मारने के लिए हथियार उठाया है तो वो आतंकवादी है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता। मोहित भान, क्या सरकार के फेलियर पे बात करनी है या सरकार फेल हो चुकी है? सावंत साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहां सबको एक बार स्पष्ट तौर से बता दूं, और जैसा कि हमने देखा भी अभी, हर एक आतंकी हमले के बाद तमाम पार्टीज ने, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, एक स्वर में उसकी निंदा की और एक स्वर में वो बाहर निकले। हमने तो प्रोटेस्ट किया और हमारे को पुलिस ने यूनिटी मार्च निकालने से रोक दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके इसकी निंदा नहीं की। देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो दोबारा पलायन शुरू हुआ उसके ऊपर बात की। देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि जो सिविलियन किलिंग हो गई उसके ऊपर वो बात करते, उसके ऊपर एक ट्वीट करते। आप बात तो विपक्ष से पूछने के लिए, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ चरण सिंह साबरा जी एक स्वर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और आतंक को जो पनाह देते हैं, वो जो पूरा टेरर का इनेबलिंग इकोसिस्टम है, चरण सिंह साबरा जी, उसको डिसमेंटल करने की जरूरत है। आखिरी 30 सेकंड, चरण सिंह साबरा जी, केवल चरण सिंह साबरा, पूछने की जरूरत है कि क्या यूपी के चुनाव बिल्कुल ये बाकी के फेडरल डाउन कीजिए। बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होना चाहिए, हम मौजूदा सरकार के साथ में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी याद रखे, जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 35A के सामने कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा, उसके बाद एक साल तक इन्होंने उनके साथ सरकार चलाई। राजीव चंद्रशेखर जो आज इनके मंत्री हैं, वो पहले पार्लियामेंट के सदस्य, उन्होंने जब पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का वो प्रस्ताव लाया था पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का प्रस्ताव जब लाया गया था, तो नरेंद्र मोदी ने उस प्रस्ताव को पास क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने राजीव चंद्रशेखर क्या उस प्रस्ताव की एक बार फिर आवश्यकता है? इसका उत्तर क्या उस प्रस्ताव की एक बार फिर आवश्यकता है? जनरल हसनैन, इफ्रा जान, मोहित भान, चरण सिंह साबरा और गौरव भाटिया, आप दंगल में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास यही कि आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंक को पनाह देने वाले उन लोगों के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो। ये जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, इस पर नकेल कसना बहुत आवश्यक है। एक स्वर में भारत इस पर काम करे, यही प्रयास रहेगा। और आज जनता से हमारा सवाल था कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार की कश्मीर नीति फेल होने का जो विपक्ष का आरोप है, क्या वो आरोप सही है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उसके मुताबिक 30% ने कहा हां, जबकि 70% ने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार की कश्मीर नीति फेल नहीं है। आज दंगल में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।